हेलो, नमस्कार। देखिए, आज क्लास 12th की अगली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी और सभी वीडियो को अगर देखा हुआ है तो इस वीडियो को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था, पिछली वीडियो में पार्ट 5 में एक सूत्र बताया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू और F इज इक्वल टू क्यू ई ये सूत्र बताया था। और इसमें ये बताया था कि अगर Q आवेश हमारा धनात्मक है, Q धनात्मक है तो जिधर E होगा उधर ही F होगा। अगर Q ऋणात्मक है तो जिधर E होगा और F उसके विपरीत दिशा में होगा, ये हमने बताया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक असमान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। असमान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। तो इसी संबंध में, इसी सूत्र से संबंधित हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपकी शीट में भी दे रखे हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप क्वेश्चंस को और भी कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी को कुछ की हिंट दूंगा। और मैंने आपके इससे संबंधित मैंने एक आपको ये शीट दे रखी है, ये शीट को आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले संख्यात्मक क्वेश्चन है, इसी पर आधारित। वो क्वेश्चन ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन हवा में लटका हुआ है तो उसको लटकाने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र कितना और किस दिशा में लगाना होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हवा में लटकाना है या हवा में स्थिर रखना है तो कितना और किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगाना होगा, मैं वैद्युत क्षेत्र लगाना होगा। इसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻90 ऋणात्मक होता है कूलम, और इसका द्रव्यमान Me बराबर 9 × 10⁻31 kg लगभग, और G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 9.1 की जगह 9 × 10⁻31 लिया हुआ है। इस तरह G का मान 9.8 होता है, 9.8 होता है, तो इसके लिए हमने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया गया। अब देखिए इसको कैसे करें। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, निश्चित है इसका भार जो होगा, इसको हाल हम इस तरह से करेंगे, इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। ये हो गया भार। भार हम कैसे निकालते हैं? भार हम निकालते हैं द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करके। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा।
वैद्युत बल। और अगर ये इस पर आवेश Q है तो वैद्युत बल जो होगा वो होगा QE। इस आवेश पर, इस इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो, नेट बल शून्य हो, इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत बल QE इज इक्वल टू भार mg। तो QE इज इक्वल टू हो गया mg और बटे Q। Q में हम परिमाण लेंगे, केवल परिमाण। अगर यहां धनात्मक आवेश है तब भी उसका धनात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक आवेश है तब भी उसका धनात्मक मान लेंगे। तो इस सूत्र से ये हमारा क्या है, भार। इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहां पे हमारा क्या उत्तर होगा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, E इज इक्वल टू, इसका भार होगा, इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻31 इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। यहां पर ऋण चिन्ह नहीं लेंगे, केवल परिमाण लिखेंगे। अब देखिए इसको दशमलव को हटा देते हैं तो 9 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻31 प्लस 90। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा 25 और ये 4, और 4 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा 6.25। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है 9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻12। अब जब हम इसको सरल करेंगे, हल करेंगे, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 5.56.25 इंटू 10⁻12 और 5.65625 इंटू 10⁻12 प्लस 1 और 5.625 इंटू 10⁻1 -11 न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है दिशा की। इसमें लिखा हुआ है कितना और किस दिशा में मैं वैद्युत बल लगाना होगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है और इस वजह से, और इस पे वैद्युत बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, नीचे की ओर। इसी तरह से हम दूसरे तरह के प्रश्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थान पर अगर प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आवेश वही होगा, उसका द्रव्यमान में अंतर आ जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान बदल जाएगा और ये जी का मान इतना रहेगा और ये भी इतना ही रहेगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल चूंकि धनात्मक होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन का द्रव्यमान का 4 गुना रख देंगे, बाहर यही होगा, और उस पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगुना होता है। तो इस तरह से हम इसमें मान रख देंगे और हमारा उत्तर निकल आएगा। अंतर ये दे रहेगा दिशा का, अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश रहता है, प्रोटॉन रहता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। अगर हमारा अल्फा पार्टिकल रहता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको इसकी सीट में दिए हुए हैं, उन सीटों में आप करने का प्रयास कीजिए, उत्तर लिखा हुआ। अगर दिक्कत होती है तो मुझे सूचित कीजिए। अब मैं इसके अगली कड़ी में आता हूँ, इसी के आगे के लिए, कि यदि कोई स्थिर बिंदु आवेश है और उसके कारण कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु बिंदु स्थित है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण, किसी स्थिर
बिंदु आवेश के कारण, Q के कारण कुछ कारण किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, मैं इस पर आपको स्टार लगा रहा हूं। स्टार का मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये बिंदु Q है, ये Q बिंदु है, A बिंदु पर स्थित है और इसके कारण ये बिंदु P है जो यहां से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, Q0 रख देते हैं और Q0 का परीक्षण आवेश रखने के बाद इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर देते हैं। तो ये Q बिंदु दिया हुआ है, ये इस बिंदु है जिसके कारण बिंदु Q0 पर इस पर रख देते हैं। तो ये परीक्षण आवेश है, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, और Q एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु और R Q आवेश से बिंदु P की दूरी, ये हम परीक्षण आवेश धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल इस दिशा में होगा। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अभी हम केवल परिमाण की बात करेंगे, अभी हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल परिमाण की बात करेंगे, दिशा बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या है, E बराबर F अपॉन Q0, 1/Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब निष्कर्ष ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये सूत्र निकल गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। अब ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर आवेश धनात्मक है, पहली बात, यदि आवेश धनात्मक है, आवेश Q धनात्मक है, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु P पर बाहर की ओर होगी, Q तथा P को
मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, के अनुदिश बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। और परिमाण ये होगा E = 1/4πε0 इंटू Q/r², न्यूटन प्रतिकूला। इसी तरह से यदि आवेश Q ऋणात्मक है, ये तो धनात्मक था, अगर दूसरा हम पॉइंट लेते हैं, यदि आवेश ऋणात्मक है, जैसे ये -Q है और ये बिंदु A है और ये बिंदु P है, R दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, आवेश की ओर होगी। तो Q वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां पे भी लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा Q तथा P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर, आवेश की ओर होगी। लेकिन E का जो परिमाण होगा वो यही होगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ऋणात्मक नहीं होगा। इस चीज को अच्छी तरह ध्यान रखें, बच्चे गलती कर जाते हैं। क्यों? परिमाण दोनों स्थितियों में एक ही रहेगा, लेकिन जो दिशाएं होंगी, इसमें आवेश धनात्मक दिशा होगी, वो बाहर की ओर होगी धनात्मक के कारण, और ऋणात्मक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो आवेश की ओर होगी। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, किस तरह की राशि है? सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत उसी तरह से लागू होता है जैसे आपने वैद्युत बलों में पढ़ा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अध्यारोपण का सिद्धांत, थोड़ा सा आज हम परिचय देंगे, केवल संख्यात्मक जो प्रश्न होंगे वो बाद में कराए जाएंगे, अगली वीडियो में कराए जाएंगे। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पे भी लागू होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक उसी तरीके से कि यदि किसी स्थान पर ये P है, इसमें बहुत सारे वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। एक ये कार्य कर रहा है, एक ये कार्य कर रहा है, E2, एक ये कार्य कर रहा है, E3, और एक ये कार्य कर रहा है, E4। इस तरह बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, वो इनके सदिश योग के बराबर होगा, E1
प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो उनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो उनके सदिश योग के बराबर होगा। जैसे हमने आपको बलों में बताया था उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए, यदि दो वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, किसी स्थान पर दो वैद्युत बल क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, दो वैद्युत बल क्षेत्र कार्य कर रहा है, क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, तो एक ये है E1, एक ये है E2 और इनके बीच में थीटा कोण है, इनका ये परिणामी होगा, ये परिणामी। तो इस परिणामी का मान क्या होगा? E बराबर E1 प्लस E2। परिमाण E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इसी के साथ ही tan अल्फा बराबर E2 साइन अल्फा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस। इसमें पहला केस हम ये ले सकते हैं, जब थीटा बराबर 0 तो E बराबर E1 प्लस E2 जैसा हमने वैद्युत में पढ़ाया था, और अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा, जब थीटा हमारा 180 होगा तो E बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो अल्फा का मान 0 या 180। और तीसरा केस था थर्ड, जब थीटा बराबर 90 तो E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और अल्फा बराबर tan इनवर्स E2 अपॉन E1। इस तरह से ये E1 है और ये E2 है और इनका परिणामी ये इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। और जो हमने वहाँ पढ़ा था वैद्युत बलों के लिए, उसी तरह से मिलते जुलते ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। कल अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न कराऊंगा। धन्यवाद।